अगर भारतीय संविधान में राज्यों के पुनर्गठन को लेकर पूरी स्थिति का विश्लेषण किया जाए, पूरी सिचुएशन का हम विश्लेषण करते हैं, तो आर्टिकल में राज्यों का जो पुनर्गठन है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत राज्यों के पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का अगर हम विश्लेषण किया जाए तो एक सिचुएशन ये निकलता है कि आर्टिकल 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत के अनुसार किसी राज्य का विभाजन करके किसी राज्य का किन्हीं दो राज्यों को संयुक्त करके किन्हीं दो या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर या किन्हीं राज्यों के नाम या सीमा में परिवर्तन करके नया राज्य बना सकते। लेकिन ऐसा करने के लिए राज्यों को ऐसा करने के लिए एक विशेष प्रकार की विधायी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और यह विधायी प्रक्रिया जो दी गई है, उस विधायी प्रक्रिया का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो भारत में राज्यों का अस्तित्व केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है और इस इच्छा का परिणाम यह है कि केंद्र सरकार जब चाहे तब किसी राज्य का विभाजन करके किसी नए राज्य का विभाजन कर सकती। जैसे सिचुएशन क्या थी, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सत्ता आ गई और तृणमूल कांग्रेस की जब सत्ता आ गई तो तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में आने का रीजन क्या था कि बांग्लादेश से आने वाले जो प्रवासी थे या बांग्लादेश से आने वाले जो लोग थे, उन्हें तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने नागरिकता देकर वोटर बना दिया। इसके माध्यम से वह अपने चुनाव को जीत जाते। अब उस समय एक अफवाह कह लीजिए या संवैधानिक विशेषज्ञों की राय थी कि जब केंद्र में रहने वाली राजनीतिक दल चुनाव हार जाती है बंगाल विधानसभा का, तो एक विचार लोगों के मन में उत्पन्न होने लगा कि आर्टिकल 3 का प्रयोग करके केंद्र सरकार जब चाहेगी तब बंगाल का विभाजन इस प्रकार से कर देगी कि ममता बनर्जी को चुनावी या राजनीतिक लाभ न मिल सके। क्लियर? क्योंकि पूरी स्थिति अगर पूरे नए राज्यों की अगर स्थिति को अगर हम देखते हैं तो नए राज्यों की पूरी स्थिति जब भी चाहेगी केंद्र सरकार कभी भी किसी राज्य का विभाजन करके नए राज्य बना सकती। एक सिचुएशन तो ये हो गया। इस पूरी प्रक्रिया में एक औपचारिकता देखी जा रही है। औपचारिकता ये देखी जा रही है कि जो स्थिति है कि राष्ट्रपति के प्रपोजल का प्रत्युत्तर या राष्ट्रपति प्रपोजल के द्वारा सिर्फ प्रभावित राज्य विधानसभा को या विधानमंडल को यह प्रस्ताव करती है कि केंद्र सरकार या भारत सरकार राज्य का विभाजन कर रही है। दूसरी स्थिति, उस प्रस्ताव को लेकर राज्य विधानमंडल जिस प्रकार की भी विचार देती है, उस विचार को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है और तब राष्ट्रपति केंद्र सरकार को परमिशन देती है कि केंद्र सरकार नए राज्यों की स्थापना से संबंधित विधेयक को सदन में प्रस्तुत करे और संसद साधारण बहुमत के द्वारा विधेयक को पास करते। अब इसका एक दूसरा पहलू भी था। 1996 में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। 1996 है या 1998, थोड़ा सा ईयर का कंफ्यूजन है हमको। तो उस समय बीजेपी को नहीं, 1998, ठीक है, बीजेपी को साधारण बहुमत मिल गई थी। यानी एनडीए के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत मिल गया था, लेकिन बहुमत बहुत संक्षिप्त था। यानी कि बहुमत के आंकड़े से 2-3 सीटें अधिक थी, 273 या 274 सीटें थी। सरकार के जो रणनीतिकार हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, उनके प्रमोद महाजन सोचते हैं कि सरकार को स्टेबल करने के लिए बहुमत को स्टेबल किया जाए, बहुमत को सुदृढ़ किया जाए। और उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू और उनके पास 27 मेंबर थे। लोकसभा के 27 सदस्य जीत गए।
सरकार, भारत सरकार यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का मानना था कि अगर तेलुगु देशम पार्टी सरकार को समर्थन दे दे तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास 301 या 302 का बहुमत मिल जाएगा और उसके आधार पर सरकार स्थिर हो जाएगी। सरकार के रणनीतिकार या भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार प्रमोद महाजन जाते हैं चंद्रबाबू नायडू के पास और कहते हैं कि आप मुझे समर्थन दे दीजिए। चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि आप लोग सांप्रदायिक हो और मैं एक धर्मनिरपेक्ष। इस स्थिति में प्रमोद महाजन कहते हैं कि यहां पर धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक होने का कोई मतलब नहीं, हम समर्थन मांगने आए हैं और आप समर्थन मुझे दे दीजिए। नहीं देते हैं। अल्टीमेटली प्रमोद महाजन को गुस्सा भी आ जाता है और चंद्रबाबू नायडू से कहते हैं कि जिस संख्या बल के आधार पर आप अपने आप को इतना प्रभावशाली बना रहे हैं वह संख्या बल अब किसी काम का नहीं रहे, क्योंकि हमारे पास इतनी बहुमत है कि मैं आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना को अलग कर सकता हूं और जब तेलंगाना को अलग कर दूंगा तो जो आप ही के पार्टी के जो सांसद है वो अलग चले जाएंगे और उनको मैं अपने यहां मिला लूंगा। अब चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि नहीं, मैं आपको समर्थन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त ये होगी कि मेरा आदमी लोकसभा अध्यक्ष, तो बालाकृष्णन लोकसभा अध्यक्ष बने और तेलुगु देशम एनडीए के पार्ट बने। क्लियर? यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह था कि राज्यों की स्थापना से संबंधित जो प्रक्रिया है, राज्यों की स्थापना को लेकर जो संवैधानिक प्रक्रिया, उस संवैधानिक प्रक्रिया में राज्यों के विचार तो लिए जा रहे हैं लेकिन उस विचार का कोई महत्व नहीं है। इसलिए भारत में राज्यों का अस्तित्व केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है और केंद्र सरकार जब चाहे तब किसी राज्य का विभाजन करके, किसी भी राज्य का विभाजन करके नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। क्लियर? यहां तक प्रोसेस। स्वतंत्रता के बाद की घटना क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों के पुनर्गठन की मांग हो रही। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है और राज्यों का पुनर्गठन अगर भाषा के आधार पर हो रहा है तो श्री राम मल्लू के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू और उस आंदोलन का था कि तमिलनाडु का विभाजन, भाषा के आधार पर विभाजन करके आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए। इस आंदोलन को लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस के दर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। आंदोलन तीव्र हो जाता है और उस आंदोलन के तीव्र होने में श्री राम मल्लू आमरण अनशन पर बैठते हैं और उस आमरण अनशन पर बैठने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। लगभग 55 दिनों के आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु। आंदोलन तीव्र हो जाता है। उसी समय कांग्रेस पार्टी का जयपुर अधिवेशन होता है और जयपुर अधिवेशन में आंदोलन की तीव्रता को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जेवीपी समिति का गठन किया 1948 में और इस जेवीपी समिति ने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार जनता की है, इसलिए जनता की इच्छाओं का सम्मान करना सरकार का दायित्व। अब इस दोनों चीजें हो गई कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए और जब राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा भाषा के आधार पर तो ऐसी स्थिति पर राज्यों की क्या बनेगी। दूसरे तरफ सरकार जनता की है, जनता की सरकार होने के कारण जनता की इच्छाओं का सम्मान करना सरकार का दायित्व है। एक स्थिति तो ये बन गई। अब जब ये स्थिति बन गई कि जनता की मांग थी कि आंध्र प्रदेश का विभाजन कर दिया जाए भाषा के आधार पर और भाषा के आधार पर 1952 में तमिलनाडु का विभाजन करके आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। यानी भाषा के आधार पर भारत में बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था 1950। लेकिन जैसे ही तमिलनाडु का भाषा के आधार पर विभाजन करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, वैसे ही भारत के अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग फिर उठने विभिन्न क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में
आपका पंजाब में हर क्षेत्र में उठने शुरू हो जाते हैं। अब उस उठते हुए मांग का औचित्य देखा जाए या उसकी वैधता की स्थिति देखी जाए तो भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया और इस आयोग ने भी राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में जो सिफारिश दी, उस सिफारिश का अगर मूल्यांकन किया जाए तो बहुत कुछ निष्कर्ष निकलता है। पहली स्थिति, आयोग की रिकमेंडेशन थी कि भाषा और क्षेत्र के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न किया जाए। दूसरा पॉइंट, राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा और योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से किया जाए। और तीसरा, राज्यों, जो भारत के राज्य थे वो ABCD कैटेगरी में डिवाइड थे, इन सभी राज्यों को एकता के सूत्र में बांधा जाए या एक समान स्तर दे दिया। भारत सरकार ने फजल अली आयोग की सिफारिश को या रिपोर्ट को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया और 7 अमेंडमेंट 1956 के द्वारा भारत के जो राज्य ABCD कैटेगरी में डिवाइड थे, उन सभी राज्यों की कैटेगरी समाप्त कर दिया, जिससे भारत में यानी भारतीय संघ में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में। अब पूरी स्थिति, अगर इस पूरी स्थिति को अगर देखा जाए तो भारत में राज्यों का जो गठन है यानी 1957 में जो राज्यों के पुनर्गठन के बाद यानी 7 अमेंडमेंट 1956 के द्वारा जो राज्यों का पुनर्गठन हो गया था, उस पुनर्गठन के पश्चात अगर स्थिति देखी जाती है तो कुल मिला के भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा या क्षेत्र के आधार पर होता है, देखा जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्वेश्चन, कि क्या भारत में राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन है वह पुनर्गठन भाषा या क्षेत्र के आधार पर हुआ है या प्रशासनिक? आपको एनालाइज करना है कि भाषा या क्षेत्र के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? इसके पीछे अगर पूरी की पूरी सिचुएशन अगर समझी जाए तो एक चीज आपको समझ में आएगा कि यहां पर आपको एक पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ। अब जब यूनियन शब्द है, यहां पर जो स्थिति है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि पावर डिवीजन है, और पावर डिवीजन की स्थिति को अगर एनालाइज करते हैं तो पावर डिवीजन के बेस पर यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उस प्रक्रिया को लेकर संघीय संविधान को 2 भागों में बांट दिया जा रहा है। एक फेडरेशन है और एक है यूनियन। और यूनियन का कंसेप्ट क्या है कि अगर विशाल भौगोलिक क्षेत्र है, विशाल भौगोलिक क्षेत्र, जहां पर इस विशाल भौगोलिक क्षेत्र में एक स्थान से राज्य का प्रशासन नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में कुछ प्रशासनिक केंद्रों की स्थापना की गई, कुछ प्रशासनिक केंद्रों की स्थापना की जाती है। और उन प्रशासनिक केंद्रों को उस राज्य के लॉ एंड ऑर्डर बनाने, मेंटेन करने की, यानी कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने का दायित्व तो दिया जाता है। ऐसी स्थिति में संविधान यूनियन यानी यूनियन के संघ का वह रूप जहां पर संघीय संविधान का रूप यूनियन है, वहां पर शक्तियों का विभाजन केंद्र से राज्यों की तरफ हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि राज्य सरकारें अपने अस्तित्व कानून व्यवस्था को बनाए रखें। अब ऐसी स्थिति में अगर इन इकाइयों की स्थापना प्रशासनिक दृष्टि से की गई है या प्रशासनिक स्थिति के आधार पर अगर किया गया है, तो कैसे कहा जा सकता है कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा और क्षेत्र के आधार पर हुआ? यूनियन यानी संघीय संविधान में जब
आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन शब्द का प्रयोग करने के पीछे कि इकाई सरकारों यानी राज्य सरकारों की स्थापना प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया जा रहा है, और उन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया गया तब शक्तियों का विभाजन केंद्र से राज्यों की ओर होता है, और राज्यों को उतनी ही शक्ति दी जाती है जितनी शक्ति उनको शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए है। ऐसी स्थिति में भारत का संविधान एक ऐसा संघीय संविधान है जहां पर केंद्र शक्तिशाली दिखता है। क्लियर? तो ये सब स्थितियां हैं, और इन स्थितियों के आधार पर कहा जाता है कि भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ वह पुनर्गठन भाषा और क्षेत्र के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से हुआ। लेकिन व्यवहारिकता की दृष्टि से देखा जाए, व्यवहारिक राजनीति की दृष्टि से देखा जाए, तो भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन है उसमें भाषा, क्षेत्र, धर्म, आर्थिक विषमता को आधार बनाकर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये एक पूरी स्थिति है।